हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान में हम लोग संविधान सभा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने संविधान सभा का अध्ययन किया था। वहां पर हम लोग समझने का प्रयास किए थे किस प्रकार संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी किस प्रकार संविधान सभा अपने अस्तित्व में आती, इसको समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग संविधान सभा द्वारा किस प्रकार संविधान का निर्माण किया जाएगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था कि संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के तहत ही किया गया है। कैबिनेट मिशन ने देश की कुल जनसंख्या के अनुपात में 389 सदस्यों द्वारा एक संविधान सभा का गठन करने का प्रयास किया था। उस 389 सदस्यों में सर्वाधिक संख्या जो है कांग्रेस पार्टी की होती है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य जीत कर आते हैं, यानी संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की होती है। वहाँ पर इस कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य जीत कर आते हैं। वहीं पर मुस्लिम लीग जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जीत कर आती है, उसके 15 सदस्य होते हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की होती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसमें अंतिम राष्ट्रीय सरकार का जो गठन किया जाएगा, उस अंतिम राष्ट्रीय सरकार में कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया गया और उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था। आइए इस चीज़ को हम कम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को किया गया था और कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अंतिम राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित किया गया था और इस अंतिम राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित करने के नाते जो है जवाहरलाल नेहरू को उसको उपाध्यक्ष बनाया गया था। यानी जो अंतिम राष्ट्रीय सरकार का जो गठन किया गया था उसकी कार्यकारिणी में उसके अध्यक्ष जो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। वायसराय उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो पूछा जाता है कि प्रथम राष्ट्रीय सरकार का जो गठन किया गया था, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का जो गठन किया गया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और जब पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं होते हैं, वहाँ पर उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार था उसके 13 अन्य मंत्री थे। तो 13 अन्य मंत्रियों में जो है देखिए, जो प्रमुख जो परीक्षाओं में जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन्हीं के नामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया था। वहीं पर बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। सी रामगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था और लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली मुस्लिम लीग से संबंधित थे और इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित किया गया था। इस मंत्रालय में मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित किया गया था। इन 13 मंत्रियों में से जो है 5 मंत्री जो है मुस्लिम लीग से थे। इसमें से लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाया गया था उसमें कुल कितने सदस्य थे, उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं और 13 मंत्री होते हैं, 2 जो है एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसलिए यहाँ पर 13 सदस्यों द्वारा एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन के बाद देखिए, जो संविधान सभा द्वारा जो कुल कितने सदस्य पहुँचते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। जो अंतिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था 389 सदस्य पहुंचते हैं। 389 सदस्यों में सर्वाधिक जनसंख्या जो होती है कांग्रेस पार्टी की होती है। वहीं पर 73 सदस्य जो है मुस्लिम लीग से होते हैं और 93 सदस्य जो है देसी रियासतों से संबंधित हैं। देसी रियासतों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं इस संविधान सभा में शुरू में नहीं आते हैं, लेकिन बाद में ये लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। उसके बाद 389 सदस्यों में महिलाएं कितनी थी, इसको समझने का प्रयास करिए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 थी। पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं पहुंची थी, तो उसमें जो है 9 महिलाएं पहुंची थी। अनुसूचित जाति की संख्या 33 थी और जब पूछा जाए कि अनुसूचित जाति की संख्या यानी SC की संख्या कितनी थी, तो उसमें जो है 27 होती है। तो यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों की में महिलाओं की संख्या 9 होती है, अनुसूचित जातियों की संख्या 33 थी और अनुसूचित जाति की संख्या 27 थी। तो जब प्रथम बैठक होती है इस 2 सितंबर 1946 के बाद जो प्रथम बैठक होती है, वो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 की होती है। यानी संविधान सभा की पहली बैठक पूछा जाए तो कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस प्रथम बैठक में इसको समझने का प्रयास करिए। जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अस्थायी सदस्य जो हैं डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा होते हैं।
डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और ये जो है इस पूरे जो 379 सदस्यों की एक जो संविधान सभा थी, इन सदस्यों में सर्वाधिक बुजुर्ग जो है सचिदानंद सिन्हा थे, इसलिए जो है इन्हें सबसे वरिष्ठ होने के नाते इन्हें इस प्रथम बैठक में इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना। उसके बाद द्वितीय बैठक होती है। द्वितीय बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को संपन्न होती है। द्वितीय बैठक के दौरान एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, यानी अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव का प्रस्ताव जो है जेबी कृपलानी द्वारा किया जाता है। वे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का एक प्रस्ताव पेश करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। इनके नाम का समर्थन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इस प्रकार संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार का चयन किया जाता है, तो संवैधानिक सलाहकार BN राव बनते हैं। तो BN राव संवैधानिक सलाहकार बनते हैं। पूछा जाता है कि BN राव का चयन किसने किया था, तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखिए उपाध्यक्षों का भी चुनाव किया गया था। उपाध्यक्ष के तौर पर HC मुखर्जी को चुना गया था। HC मुखर्जी जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित थे और ये जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी ये पश्चिम बंगाल थी। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस समय जो है इनके क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला जाता है। इस कारण जो है जब ये इनका क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है तो ये इनका पद रिक्त हो जाता है। तो इसलिए जब पूछा जाए कि द्वितीय संविधान सभा में कुल कितने उपाध्यक्ष थे, तो वहाँ पर 2 उपाध्यक्षों का चयन किया गया था। तो पहले HC मुखर्जी का चयन किया गया था। जब HC मुखर्जी की सदस्यता चली जाती है तो दूसरी बार जो है VT कृष्णाचारी को जो है इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पर प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो HC मुखर्जी होते हैं। जब इनकी सदस्यता चली जाती है तो दूसरे उपाध्यक्ष जो है VT कृष्णाचारी को बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे समझने का प्रयास। उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संपन्न होती है। इस दिन जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। तो यहाँ पर परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है। और कब स्वीकार किया जाता है, देखिए 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, 13 दिसंबर 1946 को। और कब स्वीकार किया जाता है, 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद देखिए कुछ समितियां हैं जो समितियां संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन समितियों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उन सबसे प्रमुख है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर होते हैं। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए संघ 2 बार जुड़ा हुआ है, जिसमें संघ जुड़ा हुआ हो समझ जाइए कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। वहीं पर देखिए देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष जब आता है तो हम लोग अक्सर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये है कि देसी रियासत समझौता समिति जो बनाई गई थी वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद संचालन समिति होती है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद नियम समिति जो बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। उसके बाद मूल अधिकार की समिति बनाई गई थी। मूल अधिकारों की जो समिति बनाई गई थी इस समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मूल अधिकार जब समिति पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। और जब पूछा जाए मूल अधिकार के उप समिति, एक मूल अधिकार के लिए 2 समितियाँ बनाई गई थी। एक मूल अधिकार की समिति और एक उप समिति बनाई गई थी। जब उप समिति की बात की जाए तो जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो उसको ध्यान देना है। तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब पूछा जाए कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, जेबी कृपलानी होते हैं। इसको ध्यान देना है। तो उप समिति और समिति के बारे में ध्यान दीजिएगा बस। उसके बाद एक झंडा समिति का भी बनाई गई थी। उस झंडा समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हम लोगों ने समितियों के बारे में अध्ययन किया। ये फिर समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। उसके बाद संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। जिस शब्द में संघ जुड़ा है आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू होते हैं।
उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। मूल अधिकार समिति, इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार समिति की जब बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जब पूछा जाए कि मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो उप समिति बनाई गई थी उसके कौन अध्यक्ष थे, JB कृपलानी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद देखिए झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इन समितियों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, उन रिपोर्ट को जो है संविधान सभा में पेश किया जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्षों द्वारा इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। इन विचारों करने के बाद ही संविधान का निर्माण किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई थी। यह योजना जो है मुस्लिम लीग की मांग के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना बनाई जाती है, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन की एक रूपरेखा तैयार किया गया था। और इसी रूपरेखा को जो तैयार किया गया था, इस रूपरेखा को जो है जब भारतीय नेताओं के यानी भारतीय दलों के सभी नेताओं के पास जब भेजा जाता है, तो सभी दलों को जब स्वीकृति मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, उसके बाद यह योजना जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में ये पेश किया जाता है। उसके बाद यह योजना 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में स्वीकृति प्राप्त करता है। तो पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब स्वीकृति प्राप्त हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुआ था। और पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था, तो हमारा उत्तर होगा माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ये इस गवर्नर जनरल को जो है कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो जब बात की जाए कि कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उपाध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। उसी प्रकार पाकिस्तान में भी गवर्नर जनरल का पद जो है मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाता है और लियाकत अली को जो है कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जब पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जब प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद जब पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। तो उसके बाद देखिए जो 15 अगस्त 1947 के बाद जिस आंतरिक सरकार का गठन किया जाता है, उस आंतरिक सरकार में जो प्रमुख मंत्री होते हैं उसमें से देखिए सी राजगोपालाचारी को जो है गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। इसलिए यहाँ पर देखिए सी राजगोपालाचारी का जो पद था रिक्त हो गया। यहाँ पर जब हम लोग 2 सितंबर 1946 के दौरान जिस मंत्री परिषद का गठन किया गया था, उन मंत्री परिषदों में जो मुस्लिम लीग के जो मंत्री थे, पाँच मंत्रियों को जो है इसमें जगह दिया गया था। इस 5 मंत्रियों को जो है निकाल दिया गया। उसके बाद जो भारतीय लोग थे उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इसमें जो है सी राजगोपालाचारी को जो है स्वतंत्र भारत का जो है भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी जब ये गवर्नर जनरल बन गए उस दौरान जो है शिक्षा मंत्री का पद रिक्त हो गया था। इस शिक्षा मंत्री के पद पर जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया था। इसलिए प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो हमारा उत्तर होगा APJ अब्दुल कलाम को जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। यानी देखिए शिक्षा मंत्री मौलाना APJ कलाम। तो पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद देखिए जो लियाकत अली थे ये तो मुस्लिम लीग से संबंधित थे, और जब ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे ये पाकिस्तान चले जाते हैं, तो ये इनका भी पद रिक्त हो जाता है। तो इनकी जगह पर जो है RK सन्मुखचेट्टी को
आर के सन्मुख चेट्टी को जो है वित्त मंत्री बनाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है, तो हमारा उत्तर होगा आर के सन्मुख चेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री होंगे। और जब पूछा जाए कि शिक्षा मंत्री कौन होते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है स्वतंत्र भारत का शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद देखिए प्रारूप समिति द्वारा 21 फरवरी 1948 को जो है प्रारूप समिति द्वारा जो है 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में दिया गया था। यानी जो संविधान का निर्माण तो BN राव द्वारा किया गया था। इसको समझने का प्रयास करिए, संविधान का निर्माण, इसको समझने का प्रयास करिए। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब पूछा जाए कि संविधान का स्वरूप VN राव द्वारा तैयार किया गया था। VN राव द्वारा तैयार किया गया था। VN राव का पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव ये संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के तौर पर इनका चयन किया गया था। और ये जो है जब म्यांमार का संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये और उसके बाद जब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनको जो है न्यायाधीश के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। जब प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम भारतीय कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर चयन किया गया था, तो हमारा उत्तर होगा VN राव। तक जो है 4 लोगों को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर चयन किया जा चुका है, जिसमें VN राव पहले व्यक्ति हो गए, दूसरे हैं RS पाठक, तीसरे हैं नागेंद्र सिंह, उसके बाद दलबीर भंडारी हैं। अब तक 4 लोगों को ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का पद दिया जा चुका है। इसमें सबसे पहले हैं VN राव यानी वेनेगल नरसिंह राव। उसके बाद देखिए तो BN राव ने जो संविधान का स्वरूप तैयार किया, इस स्वरूप को जो है विचार करने के लिए प्रारूप समिति को दिया। प्रारूप समिति अपना विचार इस पर प्रकट करेगी, प्रारूप समिति अपना विचार प्रकट करेगी और इस पर अपना विचार करेगी। विचार करने का काम कौन करेगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 7 अन्य जो सदस्य थे, ये लोग जो मिल करके इस संविधान के स्वरूप पर भी अपना विचार करेंगे। विचार करने के बाद उसके बाद देखिए संविधान सभा को 21 फरवरी 1948 को जो है संविधान सभा को पेश करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जब पूछा जाए कि प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण किया, नहीं किया था। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, लेकिन संविधान के जो स्वरूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति सिर्फ अपना विचार उस पर प्रकट की थी, अपना विचार प्रकट करके संविधान सभा के सामने पेश किया। उसके बाद संविधान सभा उस पर अपना जो है बैठकें करेगा, उस पर चर्चा करेगा। उसके बाद कई संशोधनों के बाद इस संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे कि जो संविधान सभा थी, स्वतंत्र भारत के बाद जो संविधान सभा थी, ये 2 तरीके से काम कर रही थी। एक संविधान सभा के रूप में, उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा है विधायिका के रूप में। जब विधायिका के रूप में जब कार्य करते थे तो उसके अध्यक्ष होते थे GB मावलंकर। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी उस समय उसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो उसके अध्यक्ष GB मावलंकर होते हैं, न कि राजेंद्र प्रसाद होते थे। राजेंद्र प्रसाद सिर्फ संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं, विधायिका के अध्यक्ष GB मावलंकर को माना जाता है। तो यहाँ पर संविधान सभा 2 तरीके से काम करती थी, एक जो है संविधान सभा के रूप में, दूसरा विधायिका के रूप में भी। उसके बाद देखिए 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति मिली थी। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्राप्त हुआ? तो 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद देखिए 14 सितंबर 1947 को जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1947 को दिया गया था। इसलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। यहाँ पर संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। यहाँ सिर्फ 16 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया था। 16 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसमें देखिए इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 394 यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 394 में बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को किन किन अनुच्छेदों को लागू किया गया है। तो इसमें जो है 394 में जो है कुल 15 अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है। इसमें 15 अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है। और जब प्रश्न पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को
जब संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था उस समय कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? तो हमारा उत्तर होगा 16, क्योंकि 15 अनुच्छेद ये हो गए, उसके बाद जो जिस अनुच्छेद में ये लोग सम्मिलित हुए हैं 394 के अंतर्गत, उसको मिलाकर कुल 16 अनुच्छेद हो जाएंगे। तो संविधान जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था, उसमें 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 394 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को होती है। और यह कैथी बैठक थी? 12वीं बैठक थी। यहाँ पर प्रश्न अक्सर बनता है कि संविधान सभा में कुल कितने बैठकें हुई हैं? तो संविधान सभा में कुल 12 बैठकें हुई हैं। तो अक्सर यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को अगर छोड़ दिया जाएगा तो 11 बैठकें हुई हैं, लेकिन अगर 24 जनवरी 1950 को जोड़ लिया जाएगा तो इसमें कुल 12 बैठकों द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। अंतिम बैठक के दिन क्या क्या होता है? देखिए, राष्ट्रगीत का निर्धारण किया जाता है और राष्ट्रगान और राष्ट्रपति का चुनाव। इस यहाँ पर तीन काम किए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है और राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा किया गया है। तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। संविधान सभा के द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया जा रहा था, जब संविधान का निर्माण हो जाएगा तो संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए जो है 26 जनवरी को जो है संविधान सभा को भंग कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जितने अनुच्छेद थे, इसके साथ साथ देखिए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाएगा। तो प्रश्न जब पूछा जाए कि आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए जो है 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में अध्ययन किया। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।